Assalamu alaikum my dear student. My name is Zahid Ramsul and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic. आइसोमेरिज्म के हवाले से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत ही आसान तरीके से एक समराइज्ड फॉर्म में आपको समझाया जाए, ताकि आपके एमडी कैट के हवाले से जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, नम्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो इसमें कवर किए जा सके। तो सबसे पहले देखिए जी, हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म असल में क्या होती है। अब याद रखिएगा, हम इसमें जो वर्ड यूज कर रहे हैं ऑप्टिक, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक का मतलब है लाइट। तो इसका मतलब है यहां पे लाइट को लेके कुछ जो है ना वो ऐसी चीजें होंगी जिसपे मॉलिक्यूल्स की आप कह लगे आइसोमेरिज्म डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, कि वो सब्सटेंसेस जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस, और इस फिनोमिने को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और उससे जो हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे जो ना ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी असल में होती क्या है और ये किस तरह से जो ना वो आइसोमर्स बनाने में अहम किरदार अदा करती है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहां पे बात कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट की जो कि है पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम जो है वो इन ऑप्टिकल सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह से? तो देखिए जी, एक सिंपल सा स्केच बनाया है, एक स्केच डायग्राम है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पोलैरीमीटर असल में वर्किंग कैसे करता है। तो देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब देखिए, जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें जो लाइट है वो हर डायरेक्शन से निकल रही है। जैसे कि हमारे पास ये देखें जी, ये हमारे पास लाइट का सोर्स है और लाइट हर डायरेक्शन से, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, हर तरफ से लाइट आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइट को पास करेंगे एक पोलराइज्ड लेंस से। अब वो पोलराइज्ड लेंस क्या करेगा, उस लाइट की डायरेक्शन को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप पोलराइज्ड सनग्लासेस यूज करते हैं, तो इसी तरह से देखें क्या हुआ, हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही थी, लेकिन अब लाइट हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मौजूद है, जो कि यहां पे मैंने इस तरह से शो की है। अब क्या होगा, हमारे पास एक सैंपल ट्यूब होगी जिसमें हमारा सैंपल मौजूद होगा, जो कि मोस्टली सोल्यूशन फॉर्म में होता है, और इसमें हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, वाटर, CCl4 या क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। अब ये वो सॉल्वेंट्स हमने यूज किए जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। याद रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो आपको नहीं पता लगेगा कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो सॉल्वेंट शो कर रहा है जो, या फिर आपका सैंपल शो कर रहा है। तो देखिए जी, ये हमारे पास जो पोलराइज्ड लाइट है इस सैंपल ट्यूब में से गुजरेगी और उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज अब हमने करना है, तो इसके तीन तरीके हैं स्टूडेंट्स। ये तीन तरीके मैंने मेंशन किए। पोलराइज्ड लाइट आ रही है, सैंपल में से पास होगी। अगर तो इस लाइट की डायरेक्शन, इसका प्लेन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है और उसने लाइट के प्लेन को चेंज नहीं किया। अब यहां पे दो अहम बातें। उसी तरह से देखिए जी, ये हमारे पास एक प्लेन है लाइट का, सैंपल ट्यूब में से पास हो रहा है, जो सॉल्यूशन है नॉर्मली हमारे पास सैंपल का। अगर ये लाइट को, यानी कि जो हमारे पास सैंपल है, जो कंपाउंड हम चेक कर रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, अगर तो लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनएक्टिव है। अगर उसने रोटेट कर दी है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब रोटेशन के दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। एक तो ये है कि अगर वो लाइट को क्लॉकवाइज मूव करे, मतलब देखें ये जो पिंक कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, ये येलो हो जाए, मतलब जिस तरह मैंने येलो की डायरेक्शन बनाई हुई है, इस तरह से ये इस डायरेक्शन में चले, यानी कि क्लॉकवाइज मूव कर दे, लाइट को क्लॉकवाइज मूव कर दे। तो याद रखिएगा तीन बातें। लाइट रोटेट हुई है, कहां रोटेट हुई है, किस डायरेक्शन में हुई है, क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जो आइसोमर बनेगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, उसका नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है स्टूडेंट, याद रखिएगा। तीसरी देखिए इसमें टाइप क्या होगी एनालाइज करने की, कि हमने उसी प्लेन पोलराइज लाइट को सैंपल से पास किया और उसने लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। तो वो हमारे पास जो टाइप होगी उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो मतलब
लेफ्ट साइड, और इसको हम स्मॉल एल से या नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास इसकी टाइप से। तो स्टूडेंट पता ये लगा कि सैंपल, जब हमने सैंपल को एनालाइज किया तो ये जो पॉइंट 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन पॉइंट 2 और 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हमें कि जो पॉइंट 2 और 3 में हमारे पास सब्सटेंस होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखें जी, जो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसमें क्या होता है, द कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी आर कॉल्ड कायरल कंपाउंड्स। अब यहां पे एक नया वर्ड आ गया, कायरल कंपाउंड्स के होते हैं। तो देखिए जी स्टूडेंट, हम बात करते हैं कायरलिटी की। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि कायरल सब्सटेंस क्या होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो डेफिनेटली उसमें कार्बन मौजूद है हमारे पास, तो कायरल कार्बन होगी। अब कायरल कार्बन कौन सी कार्बन होगी, जिसके साथ लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो। 4 ही ग्रुप की बात क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन के साथ 4 ही ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तो यहां पे एक और बात बड़ी अहम है, जब हम 4 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि कायरल कंपाउंड सैचुरेटेड होंगे, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो याद रखिएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट होना जरूरी है। तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कार्बन 4 मुख्तलिफ जगहों पे बॉन्ड नहीं बना रहा, कार्बन या तो 2 जगहों पे बॉन्ड बनाएगा अल्काइंस की फॉर्म में, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में, और डबल बॉन्ड की फॉर्म में वो 3 मुख्तलिफ जगह पे बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 3 ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तो ये शर्त पूरी होगी नहीं, इसका मतलब कि ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड नहीं है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो जरूरी है कि कंपाउंड सैचुरेटेड होना चाहिए, उसमें कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो पूरी होनी चाहिए और चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल ली, हमने एक कंपाउंड लिया CH3Cl क्लोरोमीथेन। अब इसमें कार्बन के साथ लगे जो ग्रुप्स हैं वो सेम है, 3 ग्रुप एक जैसे हैं और चौथा डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड ए कायरल है। यहां पे हमने एक कंपाउंड लिया, सेंटर में कार्बन, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ क्लोरीन मौजूद है। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को हम ये स्टार लगा के, स्टेरिक लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जी, अगर एक कंपाउंड कायरलिटी शो कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, मींस आप कह सकते हैं कि कंपाउंड एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और ना ही उसमें कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, मींस उसमें सिमेट्रिक एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, कंपाउंड एसिमेट्रिक होना चाहिए। सेकंड, उसका मिरर इमेज बन सकता हो, और मिरर इमेज भी वो हो जो नॉन सुपर इंपोजेबल हो। अब स्टूडेंट ये बात समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मिरर इमेज क्या होता है। ये स्टूडेंट मेरा हैंड है, आपको जो है ना ये लेफ्ट नजर आएगा, ठीक है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये मेरा दूसरा हैंड है, ये है जी आपको राइट नजर आ रहा। ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, बिल्कुल ऐसे अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, मिरर के सामने, आप अपना फर्स्ट राइट हैंड जो है वो आप मिरर के सामने लेके जाते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट, वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा। मतलब ये है कि आपका राइट हैंड असल में लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज है। और अगर हम बात करते हैं इनके नॉन सुपर इंपोजेबल होने की, ठीक है, नॉन सुपर इंपोजेबल होने का मतलब क्या होगा कि फर्ज करें ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड को आपने बिल्कुल ऐसे लेके आना है इसके, तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ सुपर इंपोजेबल नहीं है, एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं हुए, मर्ज नहीं हुए, तो इसे हम कहते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल इमेजेस का होना कंपलसरी है। यहां पे बड़ी ही छोटी सी और आसान सी एग्जांपल बताता हूं आपको कि ये हमने ना इंग्लिश का एक लेटर लिखा है जी एल, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। अब जब इसको आप सुपर इंपोज करने की कोशिश करेंगे तो देखिए जी, एक को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, अब दूसरा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो देखें जी, ये एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज नहीं हुए, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो ये कायरलिटी शो करेंगे। और थर्ड वन है कि उसमें कायरल कार्बन होना कंपलसरी है। तो ये कुछ शर्तें हैं उन कंपाउंड्स के लिए जो कायरलिटी शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके हम इसको डिस्कस करते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं टॉपिक को। तो देखिए जी, हमने यहां पे एक एग्जांपल ली है लैक्टिक एसिड की। हमारे पास लैक्टिक एसिड मौजूद है। अब देखिए जी, इसके हमने 2 फॉर्म्स बनाई हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है,
और मिरर इमेज में आपको नजर आ रहा है इनका स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज किया गया है। अब इसमें देखें जी, एक हमारे पास जो है ना वो डी फॉर्म यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा जिसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक फॉर्म इसकी जो है वो लीवो रोटेटरी है जो कि नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रही है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि एक जो इसकी फॉर्म है वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और जो लीवो रोटेटरी है इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। तो ये हमारे पास जो है ना डी और एल या इसको पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म कहते हैं। अब देखें जी, ये एक मिक्सचर बनेगा हमारे पास, जब भी बनेगा एक मिक्सचर बनेगा और इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे इसके मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। एक और बड़ा खूबसूरत वर्ड हम यूज करेंगे यहां पे, इनैंशियोमर्स वर्ड है जी, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर क्या होगा? ये डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सचर होगा। और एक और वर्ड हम यहां पे बोलने लगे हैं जी, रेजोल्यूशन। मतलब हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी को सेपरेट भी किया जा सकता है। क्यों सेपरेट करेंगे? बिकॉज दोनों आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, दोनों के यूज अलग अलग हैं। और यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चला जाऊं कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आपने 20 अमाइनो एसिड पढ़े हैं बुक के अंदर, ठीक है जी। ग्लाइसिन जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है उसको छोड़ के बाकी जो 19 अमाइनो एसिड हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उनमें कायरल कार्बन मौजूद है। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किसी भी कंपाउंड में आपने कायरल कार्बन्स को काउंट करना है, लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कंपाउंड मिल जाता है और उसमें आपने कायरल कार्बन को काउंट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से उसको काउंट करना है। आप कार्बन 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उसके साथ लगे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं या नहीं है, उसी हिसाब से आप काउंट करते जाएंगे तो आपको पता लगेगा उसमें 4 कायरल कार्बन के सेंटर बन जाएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपको जो नजर आएंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक बड़ा ही समराइज सा टॉपिक था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। ये टॉपिक बड़ा वाइड है, इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, पढ़ाने के लिए, और आपके पास भी बहुत जो ना सुनने के लिए होगा इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से, मींस हम एमडी कैट की बात करते हैं या नम्स की बात करते हैं, तो उस हवाले से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।